हेलो 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 एवरीवन, के साथ सभी लोग, मैं काना और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल काना साइंस फैक्ट में। देखिए, अभी तक हमने जो है अपनी सारी चीजें पढ़ के खत्म कर ली है ग्राफ से रिलेटेड मतलब जो ग्राफ के बेसिक्स हैं उससे रिलेटेड। अब मतलब अपन ने मैथ्स एक प्रकार से खत्म कर लिया है। अब अपने को वापस से फिजिक्स में आना है। फिजिक्स में आते हैं और अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पढ़ते हैं। किसके ग्राफ पढ़ते हैं अपन? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम मोशन इन 1D बोलते हैं। मोशन इन 1D के अब ग्राफ्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन इन 1D के जो आपके ग्राफ्स होते हैं, ये मैं माइक लगा के बना रहा हूँ उसको, जिससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्लियर आ रहा है। खैर, मोशन इन 1D के जो आपके ग्राफ्स होते हैं वो एक अलग तरीके से आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम में भले ही आपको ऐसा बहुत हेल्प ना करें, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके होते हैं उसमें ये आपको अनडाउटेडली अच्छी खासी हेल्प कर देंगे। ठीक है, और इनकी हेल्प से काफी बार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी पड़ता है। मतलब आपने ऑप्शन देखा, आप टिक मार दोगे। इसीलिए ये ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम लोग मतलब टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू कर देते हैं ग्राफ को। ओके, देखिए भैया, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, रुको। यस, अब सुनिए। क्या माइक से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है, बहुत पास में करके बोलना पड़ता है, खाना और बिजी हो जाता है। देखिए ग्राफ्स में हमें जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा तो कौन सा डिस्टेंस टाइम, और उसके अपन ने जो है चारों केसेस को देख लिया था, है ना। अपन ने उस ग्राफ के किसी चारों केसेस को देख लिया था। तो एक बार जल्दी से डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उड़ा दूं आपकी आंखों के सामने से। और अब अपन सिर्फ डिस्टेंस टाइम नहीं, अपन सारे ग्राफ को उड़ा देंगे आपकी आंखों के सामने, क्योंकि आपने अब ग्राफ के बेसिक्स पढ़ लिए हैं, है ना। तो ग्राफ जो है इसके बेसिक्स अपन ने कर लिए हैं और अपन जल्दी जल्दी सारे ग्राफ्स को उड़ा देते हैं एक बार आपके सामने से। पहले मैं आपको एक बार ग्राफ के टाइप वापस बता दूं। तो देखिए, सारे ग्राफ आपके बनेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और क्या क्या बनेंगे देखिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये सारे ग्राफ बनेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें पढ़ने हैं। ठीक है अब इसमें से एक बार जल्दी जल्दी आपकी आंखों के सामने से फिर से इस चीजों को उड़ा दिया जाए। कौन से ग्राफ का क्या आपको क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, जिसमें y एक्सिस, ये सब किसकी वैल्यू है? ये y एक्सिस की वैल्यू है, ये y एक्सिस पे रखने चढ़ाने वाली वैल्यू है, और ये कौन सी है? ये x एक्सिस पे चढ़ाने वाली है, प्लॉट करने वाली वैल्यू है। ठीक है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये होता है डिस्टेंस, ये होता है टाइम। इसको ऐसे बनाओगे तो इसका स्लोप तुम्हें क्या देगा? इसका स्लोप देगा चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, जो कि देगा स्पीड। और इसका एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम आपको कुछ नहीं देगा, है ना। ठीक है, एरिया से कुछ नहीं देगा, ये आपको रिवाइज हो गया। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ, एस स्मॉल है, एसटी ग्राफ को जब ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे आप, इसका स्लोप आपको क्या देगा? एस अपॉन टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बोले तो वेलोसिटी आपको दे देगा। और इसका एरिया क्या देगा आपको? एस इंटू टी। क्या देगा आपको? कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका स्पीड और टाइम का ग्राफ। स्पीड और टाइम का ग्राफ क्या होता है? स्पीड और टाइम का स्लोप आपको क्या देगा? स्पीड अपॉन टाइम, जो कि आपको क्या देता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, स्पीड और टाइम का ग्राफ आपको, स्पीड अपॉन टाइम का ग्राफ का स्लोप नहीं देता। क्यों? वो हम बोलोगे एक्सेलरेशन, भाई वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ये इसका जो स्लोप है वो कुछ नहीं देता, इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। बताता हूँ अभी। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको, स्पीड इनटू टाइम आपको क्या देता है? डिस्टेंस दे देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका ये ऐसा बनता है स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ स्पीड होता है, यहाँ टाइम होता है। ठीक है,
और इसको ऐसे चढ़ा देते हैं तो इसका स्लोप कुछ नहीं देता, हाँ इसका एरिया अंडर दिस कर्व आपको दे देता है क्या, डिस्टेंस दे देता है। अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये ऐसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये होती है वेलोसिटी, ये होता है टाइम। इसका जो स्लोप होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जो कि आपको देता है क्या, एक्सेलरेशन देता है। और इसका एरिया क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे स्पीड टाइम का एरिया डिस्टेंस देता है, वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। और लास्ट आता है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे तो पढ़ाएंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको जर्क देता है, लेकिन अभी अपन को 11th क्लास के लेवल पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम आपको क्या देता है, कुछ नहीं देता, परंतु एक्सेलरेशन इनटू टाइम आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। 1 सेकेंड प्लीज, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप 80 आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है। सबके अपन ने एरिया और स्लोप को अपन ने क्या कर लिया भैया, रिवाइज कर लिया। अब जरा इन ग्राफ्स के सारे केसेस को भी देख लेते हैं। जैसे हमारे अलग इक्वेशन के अलग अलग लाइन ऑफ इक्वेशन के केसेस बने थे, इनमें भी लाइन ऑफ इक्वेशन के अलग अलग केसेस बनते हैं। वो केसेस नहीं बनते जो अपन ने अभी शुरू में देखे थे, वो केसेस अपने को सिर्फ ग्राफ बनाने में, ग्राफ को समझने में काम आते हैं। लेकिन इनके ग्राफ्स को पढ़ने के लिए और ऑप्शन को बिना ज्यादा कैलकुलेशन के टिक मारने के लिए इनके अलग केसेस बनते हैं। और आपको रटना कुछ नहीं है, आपको समझा के मैं पूरा याद करवा दूंगा। देखो देखना, समझना मेरी बात को। देखो मोशन इन 1D में जितने ग्राफ्स आपको पढ़ रहे थे उसमें सब हम वापस एक बार डिस्टेंस टाइम ग्राफ हालांकि पिछले वीडियो में देख लिए थे, बट इसके फिर भी एक बार केसेस रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर इनको उड़ाने वाले, क्योंकि पिछले ग्राफ में पढ़ के आए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जल्दी से बताना, अभी अगर आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पिछले वीडियो जहां पर ग्राफ्स के बेसिक्स किए हैं उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। आई रिक्वेस्ट यू कि पहले वो वीडियो देखना, तभी इसको देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको 1 घंटा नहीं बताऊंगा कि ये गई लाइन, ये बन गया एंगल, ये भी बन गया एक ठो एंगल, फिर ऐसे ये भी बन गया एक ठो एंगल है। ये सारे एंगल क्या है भैया, बराबर हैं, है ना, बराबर हैं। और इसीलिए, और ये सारे एंगल क्या है भैया, ये सारे एंगल क्या है, 90 से कम है, और इसीलिए ये इंक्रीजिंग लाइन है ना, पॉजिटिव स्लोप है ना। इसका इंटरसेप्ट क्या है, इसका इंटरसेप्ट है 0। ये सब मैं अब एक बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं उड़ाऊंगा, मैंने बोला ना मैं उड़ाऊंगा ग्राफ, क्योंकि मैंने आपको पिछला वीडियो 1 घंटा 5 मिनट का करने के बाद यार तुमको इतने बेसिक्स बना दिए तुम्हारे, अब तो तुमको बन ही जाना चाहिए। हाँ खैर नहीं बन रहा है तो उस पर्टिकुलर केस को अब बता दीजिए, उसको उस केस का कमेंट कर दीजिए, उस केस को मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा, है ना। खैर अभी इस पर देखते हैं। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सबसे पहला केस सबसे बेसिक वाला, ये है डिस्टेंस आपका है, ये है आपका टाइम है मान लो, ठीक है। डिस्टेंस को मैं अभी स्मॉल डी ले रहा हूँ, कुछ लोग कैपिटल डी लेते हैं, सब लोग का अलग अलग नोटेशन है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, इस ग्राफ में ये होता है इसका ओरिजिन, ये हो जाएगा इसका ओरिजिन, ओरिजिन से ये जाएगी एकदम सीधी लाइन। यदि इस लाइन में अगर अपन यहाँ पे एक एंगल देखें, ये एंगल देखें तो ये θ1 है, ये एंगल देखें तो θ2 है। हम यहाँ पे देखें कि θ1 जो है θ2 के बराबर है, इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। किसका ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। 4 ग्राफ दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, एक ये दे देंगे और एक ये दे देंगे, है ना। तो अब आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा, तो आप सीधा सीधा बिना देखे इसको, बिना ज्यादा सोचे हम तो इसको टिक मार देना, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे कि जो θ1 है और जो θ2 है, यानी θ1 इक्वल θ2 दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों एंगल किससे, 90 से क्या है, कम है, ठीक है। क्या है, कम है, 90 से जो है कम है, ठीक है। और ये एंगल 90 से कम है बोले तो ये एंगल एक्यूट एंगल है, ये एंगल एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये एंगल बहुत क्यूट है ना। ये एंगल 90 से कम है, इसका मतलब क्या है, अब जरा सोचो 90 से कम है, क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से 90 से कम 0 से ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है, 90 से कम 0 डिग्री से ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यानी इनका जो स्लोप आएगा वो आएगा tan ऑफ थीटा, तो ये θ1 का जो स्लोप आएगा tan θ1 इक्वल टू tan θ2 का ये स्लोप आएगा, ये स्लोप भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए जब स्लोप पॉजिटिव हो तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव स्लोप क्या इंडिकेट करता है कि ये ग्राफ किस चीज का, ये इंक्रीजिंग वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या है, स्पीड है। तो इंक्रीजिंग स्पीड के ग्राफ है, काहे के हैं, इंक्रीजिंग स्पीड के ग्राफ है दोनों, मतलब ये एक ग्राफ है,
इंक्रीजिंग स्पीड का। ठीक है, समझ में आया। अब एग्जाम में क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, दिस 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 दिस, चार चीजें दे देगा, एक में ये बना देगा, एक में ये बना देगा, एक में ये बना देगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, कौन कौन से यूनिफॉर्मली स्पीड मैंने लिखी दिया है ऊपर, यूनिफॉर्म स्पीड, बस यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, तो अब इसमें बोल देगा कौन सा किसका ग्राफ है, बिना सोचे समझे इस पे टिक मार देना। ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे जब एक्स एक्सिस से एंगल नापोगे, जब एक्स एक्सिस एंगल नापोगे तो ये वाला एंगल क्या निकल रहा है, ये एंगल क्या निकल रहा है, ये एंगल निकल रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये एंगल का ये जो थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री निकल रहा है। बोले तो ये एंगल क्या है, ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी क्वाड्रेंट सिस्टम में 90, ये 90 है, 90 से ज्यादा 180 से कम, यानी ये वाला एंगल में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ये वाला एंगल है ना, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और फिर यहीं पे आकर 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री जो है यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक, इसमें सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, यानी tan स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। ये अगर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यानी tan और cos इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। तो यदि tan और cos नेगेटिव है इसमें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप नेगेटिव है। tan अगर नेगेटिव है तो इसका स्लोप भी नेगेटिव है, यानी ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग वैल्यू। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव स्लोप, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है, इसका क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव m है। इसमें मुझे ये बताओ इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसके बराबर होता है इनिशियल डिस्टेंस, इंटरसेप्ट के बराबर। किसके बराबर, इंटरसेप्ट के बराबर। तो इनिशियल डिस्टेंस इज 0, दिस इज द ग्राफ। इसी का एक केस, इसी का सब केस एक और देख लेना, इसकी अलग से नंबरिंग नहीं डाला, उसी के नीचे बना लेना। ये आपका ग्राफ है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, मैंने कह दिया कि ये है तुम्हारा ग्राफ। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये एंगल और ये एंगल θ2 और ये एंगल θ1, यहाँ पे θ1 इक्वल θ2 है, पहली प्रॉपर्टी। यानी कि इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म है। अगली चीज θ1 इक्वल θ2, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों एंगल हैं ये 0 से 90 के बीच में आ रहे हैं, यानी ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है यानी m क्या है, m पॉजिटिव है। m क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है यानी वैल्यू जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, वैल्यू यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई भैया, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई भैया। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी अब जल्दी मैं जल्दी उड़ाऊंगा। इसलिए अगर नहीं बन रहा है ये चीज तो आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को, या फिर आप चैनल पे जाके पहले वाला वीडियो निकालिए और उस वीडियो को प्लीज देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज उस वीडियो में ही बेसिक्स बताया मैंने। उस वीडियो के लास्ट में बोला था कि अब अगले वीडियो में मैं ग्राफ को चलाऊंगा नहीं, उड़ाऊंगा। ठीक है, इसीलिए प्लीज इसमें अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो है ये ओरिजिन से ऊपर है, यानी इसका इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट जो है 0 के बराबर नहीं है। तो C क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बोले तो इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे वो वैल्यू जहां से ग्राफ की शुरुआत हुई। तो ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से तो ग्राफ शुरू नहीं हो रहा है, यानी इसका इनिशियल डिस्टेंस किसके बराबर है, c के बराबर। c की जो भी वैल्यू मान लो ये 1 से शुरू हो रहा है, तो इनिशियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। अगर ये 2 से शुरू हो रहा है तो इनिशियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ऐसे करते करते आप फाइनली फर्दर इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक केस ही हो गया। अब इसी अब डालिए आप दूसरे केस की हेडिंग। किसकी, दूसरे केस की, बहुत बढ़िया। दूसरा केस डिस्टेंस टाइम में है। ठीक है, मैंने मिटा दिया, देखा कम, चल लिख देता हूँ भाई, डिस्टेंस टाइम में ही। अब अपन दूसरे केस की हेडिंग डाल देते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि ये ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, परंतु ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, परंतु इस ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है। अभी कर्व में बताओ, अभी स्ट्रेट ही लाइंस की बात करते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना है। अच्छा, उसमें वो जो पहले वाला बनाया था ये वाला, इसमें पता है ना स्लोप एरिया कैसे निकलेगा, स्लोप निकलेगा ये जो थीटा है इसकी वैल्यू निकाल कर इसका tan थीटा कर देना। tan थीटा मान लो थीटा कितना है, मान लो थीटा है, मान लो इसको देख के लग रहा है 60 डिग्री के आसपास है, तो तुम निकाल देना tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, क्योंकि 1/√3 होता है। रुको मेरे को याद करने दो, √3/2 × 2/1, हाँ √3 होता है tan 60। ठीक है, tan 60 होता है √3 है, यानी इसकी ये जो स्लोप है ये कितना है, √3 यूनिट्स,
क्योंकि √3 से नंबर, √3 यूनिट्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि चेंज इन y बाय चेंज इन x है, और आपको पता है ये भी चेंज इन y क्या है, लेंथ है यूनिट्स में, और x क्या है, ये भी एक लेंथ है, लेंथ और लेंथ के डायमेंशन कैंसिल होकर क्या बना देते हैं, 1 बना देंगे। तो यानी √3 आएगा इसका स्लोप, √3 क्या आएगा इसका स्लोप आएगा। तो यानी यदि मैं स्पीड की बात करूं एट दिस पॉइंट, तो स्पीड क्या हो जाएगी, √3 मीटर, तो स्पीड इसमें हर जगह √3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज देख लीजिए, इसका यदि मैंने आपको एरिया बोल दिया निकाल लोगे ना, कि ना निकाल पाओगे? अगर नहीं निकाल पाओगे तो बता दो। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है हमेशा। ठीक है, इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये जितना चेंज इन वाई है, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू चेंज इन वाई इंटू ये सॉरी चेंज इन हाइट कितनी हो जाएगी, चेंज इन वाई हो जाएगी, और ये इसकी बेस कितना है, ये बेस है चेंज इन एक्स के बराबर, तो ये चेंज इन एक्स हो जाएगा। या फिर यदि ये y1 है, ये y2 है ना, ये x1 है, ये x2 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। सपोज मैं मान लूं कि ये है 3 यूनिट, ये है 1 यूनिट, सॉरी ये तो 0 है ना, यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, y0, और यहाँ पे x2 की वैल्यू है 3 यूनिट, यहाँ पे x1 की वैल्यू है 0 यूनिट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कितना देगा, हाफ इंटू x2 कितना है, x2 है 3 यूनिट, माइनस x1 कितना है 0 यूनिट, इंटू अब मैंने क्या, y2 कितना है मेरा 3 यूनिट माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9/2 बोले तो 4.5 मीटर इसका क्या आ जाएगा, इसका मैंने पता नहीं क्यों एरिया निकाल दिया, तो मीटर नहीं आएगा इसका एरिया, ठीक है, मीटर सेकंड आएगा, जो कि हमने किसी काम का नहीं है, तो इसका एरिया निकालने में कोई मतलब नहीं, मैंने जस्ट आपको आपके क्लियरेंस के लिए बता दिया कि ऐसे एरिया आगे वाले ग्राफ में भी आप निकाल सकते हैं। ये मेरी गलती हो गई, मैंने एरिया निकाल दिया, इसका निकालना नहीं था। अब देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका, दूसरे केस पे आ गए अपन, ठीक है, वो केस में आपको थोड़ा सा रिकैप क्या, एक चीज छूट गई थी, मैं बता दूं वो चीज भी, क्यों रहने दो, क्या पता नहीं निकाल पाए, है ना, मतलब आप पे डाउट नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली आपके कंसर्न के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये 0 है, ठीक है, ओरिजिन है, ये क्या है, अब इसमें देखना, इसकी प्रॉपर्टीज देखना, तुम याद रखना एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से नापते हो, और कौन सा कैसे नापते हो, हमेशा एक्स से ऐसे नापते हो, ऐसे नहीं नापते, हमेशा ऐसे, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापा जाता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल साफ साफ दिख रहा है कि थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे होता है 90 डिग्री, तो इसके यहाँ तक तो 90 से कम है, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये इधर चला गया तो और 90 ज्यादा। तुम एक चांदा प्रोटेक्टर जो है उसको इमेजिन कर लिया करो अपने दिमाग में, उसकी छवि बनाइए, सारे एंगल मत याद करो उसमें से, सिर्फ कुछ बेसिक एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, इतने याद रख लीजिए आप, और इतने में आपको पूरा क्लियरेंस आ जाएगा। तो लेट से थीटा जो है 90 से बड़ा, लेट से क्या है ही बड़ा, ठीक है, तो थीटा क्या है, इसके क्या पता, देखो अब देखना यहाँ पे, देखो फिर से देखना, फिर से वही सारी चीजें, अब इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज फाइंड करिए। देखिए ये जो देखो ये जो थीटा है ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ का जो थीटा है, थीटा 1, यहाँ का जो थीटा 2 है, ये दोनों बराबर हैं। मैंने कह दिया थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हैं, यानी ये क्या बताता है कि यहाँ यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। अब क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज, वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि थीटा जो है 90 से बड़ा है, यानी थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 180 डिग्री है। कहाँ से 180, 90 से 180 डिग्री है ये, ठीक है। और ये कौन सा है, 0 to 90 है, ठीक है। 90 से 180 में क्या होता है, ओनली साइन या कोसेक बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे होते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव होते हैं। ये क्या है, ये 90 से ये 180 से 270 की लाइन है, ठीक है, 180 से 270, और ये क्या है 270 डिग्री से 360, 270 से 360 की लाइन है। यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक जो है यही बस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या देखना है, 90 से 180, क्योंकि ये एंगल जो है ऑब्ट्यूस यानी 90 से 180 के बीच में। क्या इसमें हम साइन निकालते हैं स्लोप में, नहीं। क्या हम कोसेक निकालते हैं, नहीं। तो इसका मतलब स्लोप में क्या निकालते हैं, टेन, और साइन और कोसेक के अलावा जितने सारे नेगेटिव होंगे, तो यानी टेन ऑफ दिस एंगल विल आल्सो बी नेगेटिव, है ना। टेन ऑफ दिस थीटा जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 से 180 के बीच में है, ठीक है, ऐसा ले लो। 90 से 180 के बीच में जो थीटा है, इसका टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा,
स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वैल्यू क्या है, डिक्रीजिंग है। और थीटा दोनों जगह सेम था, तो वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वैल्यू है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वैल्यू है। तो यहां से क्या पता गया, वैल्यू यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे। अब देखना इसका मुझे इंटरसेप्ट बता दे। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट कहां से देखते हैं, जहां से लाइन ऑफ इक्वेशन y को टच कर रही हो, y को कहा, यहां पे टच कर रही है, तो इसका इंटरसेप्ट इतना बड़ा सही वाला हो जाएगा, है ना। इसका इंटरसेप्ट ये हो जाएगा c क्या है, पॉजिटिव है, पहली बात है। लेकिन अपने को अभी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नहीं, अपन को सिर्फ ये देखना c इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी ये ग्राफ जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, समझे। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो समझ में आ गया होगा आई होप। अब यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वैल्यू, लेकिन ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हो, तो ये चीज डिस्टेंस टाइम में पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस टाइम में, देखो अपन ने क्या बोला था, जिसका इंटरसेप्ट 0 यानी ओरिजिन से स्टार्ट करने वाला ग्राफ जो कि डिक्रीज हो रहा हो, पहले तुमने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं, बन ही सकता, क्योंकि यहां से स्टार्ट करेंगे तो कहीं से भी थीटा जो है 90 से क्या आ जाएगा, छोटा ही आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई इधर फेंक देना इसको, तो ये जो थीटा है तेरा, ये क्लॉकवाइज जो एंगल है तेरा, थीटा जो है ये 90 डिग्री से बड़ा आ जाएगा, है ना। तो तेरा मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये -x की तरफ जा रहा था, तो डिस्टेंस माइनस तो हो ही नहीं सकता। तो यानी अपन यदि, हाँ अगर अपन अपना इसमें डायरेक्ट अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो मैं माइनस कर सकता था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस पे से मैग्नीट्यूड होता है, तो इसीलिए वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस पे कोई भी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वैल्यू दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ओरिजिन की तरफ भी रिटर्न नहीं कर सकता है ये। हाँ, ये है कि एक्स एक्सिस पे रिटर्न कर सकता है, y इक्वल टू 0 पे रिटर्न कर सकता है। जैसे ये जो मैंने अभी ग्राफ बनाया तुम्हारे लिए, ये कहाँ रिटर्न कर रहा है, ये इधर x की कुछ वैल्यू कवर हो चुकी, तो x ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे x 0 के बराबर तो नहीं है, क्योंकि 0 तो तुम्हारा यही हो गया था, 0 के बराबर नहीं। हाँ, y जरूर यहाँ पे आके 0 हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, x 0 के बराबर नहीं पर y 0 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो y इज इक्वल टू 0 पे लैंड किया है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ ओरिजिन की तरफ जो है नहीं बढ़ सकता। क्या नहीं बढ़ सकता, समझे। तो ये अपना दूसरा केस हो गया। हेडिंग डाल दी है तीसरे केस की, और तीसरे केस से थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन अपन इसको भी जल्दी जल्दी उड़ाएंगे, क्योंकि मैंने ये भी पहले पिछले वीडियो में बता दिया आपको, है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं रूड हो रहा हूँ, भाई रूड नहीं हो रहा हूँ, मैं बस तेरा सिलेबस थोड़ा जल्दी करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होता जा रहा है ना। अब देखो लास्ट वीडियो में आप फ्लो ऑफ सीक्वेंसेस याद रखना, ठीक है, फ्लो ऑफ सीक्वेंसेस याद रखना। जब भी एक्स एक्सिस आए दिमाग में, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जब भी आपके दिमाग में एक्स एक्सिस नाम का कोई शब्द आ जाए, तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ लेना कि एक्स पे डिस्टेंस होगा, एक्स पे टाइम होगा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होगा। ये मैंने कैसे बोल दिया, अरे मेरे भाई मेरे को एक बात बता दे कि टाइम क्या होता है, टाइम हमेशा चलता रहता है। डिस्टेंस हम क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में कि डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब चलते हैं टाइम के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट ये सब टाइम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, टाइम इनके हिसाब से नहीं चलता। खैर देखिए तीसरे केस की निकाल दिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम हो गया। अब यहाँ पे अपन, अब क्यों कॉम्प्लिकेट बोल रहा था मैं, क्योंकि अब ये नॉन यूनिफॉर्म की बात करेगा। आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा क्योंकि आप पिछला वीडियो देख के आए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पिछला वीडियो नहीं देखे, उनके लिए बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी टाइम छोड़ के आओ, पिछला वीडियो देख के आओ, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा तो आप आराम से पढ़िए, ठीक है। ये बन गया, क्या है ये, अब देखना है, यहाँ पे देखना, पूरी चीजें देखना। सबसे पहला यहाँ पे थीटा बनाओ, लेकिन यहाँ का थीटा क्या है, ये कर्व है, कर्व पे एंगल नपता नहीं है, तो इधर क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, फिर एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, अभी एक स्ट्रेट लाइन बना है, अब इस पे एंगल नाप ले, ये θ1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट जगह पे ऐसे ही एक टेंजेंट ऐसे खींच दो ऐसे, और इस पे θ2 बना दो, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ1 है, ठीक है, ये θ2 θ1। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि θ2 जो है वो ऐसे खुला हुआ है, और θ1 जो है θ1 थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या दिख रहा है साफ साफ कि θ2 का जो मुंह है वो θ1 से ज्यादा खुला है, यानी θ2 ऐसे दिख रहा है, θ1 से बड़ा है। θ2
इज नॉट इक्वल टू थीटा वन, बड़ा छोटा नहीं देखना है, बड़ा है कि छोटा है नहीं देखना है फिलहाल, अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि थीटा टू नॉट इक्वल टू थीटा वन है। इसका मतलब है कि दोनों एंगल बराबर नहीं हो रहे, यानी स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है, यानी ये क्या है, ये चेंज नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वैल्यूज हो रहा है, वैल्यूज का चेंज नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है कि नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये देखो कि ये दोनों एंगल्स का केस क्या है। अब देखना, मेरी बात समझना, ठीक है, अभी ये दोनों भले ही बराबर ना हो, थीटा टू भले ही थीटा वन के इक्वल ना हो, लेकिन एक चीज तो तुम देख रहे होगे कि थीटा टू जो है वो भी अभी 90 डिग्री, देखो अभी तुम एक चीज देख रहे होगे कि थीटा टू जो है वो भी अभी 90 0 से बड़ा और 90 के छोटा है, और थीटा वन भी तुम देख रहे होगे कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों भले ही इक्वल ना हो लेकिन एक्यूट तो है। मान लो थीटा टू है 60, थीटा वन है 30, दोनों ही इक्वल नहीं है आपस में, मैं मानता हूं, लेकिन एक्यूट तो दोनों ही है, दोनों 90 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों में जब तुम tan थीटा करोगे, क्या करोगे, tan थीटा टू करोगे चाहे tan थीटा वन करोगे, tan थीटा टू करोगे चाहे tan थीटा वन करोगे, दोनों क्या आ जाएंगे तुम्हारे नेगेटिव। यहां से तुम्हें क्या पता चलेगा कि स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सॉरी tan थीटा इन दोनों को करोगे तो आ जाएंगे दोनों पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना भाई, थीटा जो है 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जब तुम थीटा टू इक्वल थीटा वन करोगे तो तुम्हारे दोनों क्या आ जाएंगे भैया, पॉजिटिव आ जाएंगे, स्लोप भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन अभी तक क्या पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, अभी तुम क्या पढ़ोगे कि अब वैल्यू क्या है, अब वैल्यू नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। कैसी, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तुम्हारी वैल्यूज। बिल्कुल सही है बात, क्लियर हो गई, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अब इसी में एक केस और ले आते हैं आपके लिए, है ना, इसी का सब केस डाल दो। नॉन यूनिफॉर्म, देखो पहला तुम्हारा, पहले के दो केस थे तुम्हारे यूनिफॉर्म के, अब के दो केस क्या हो जाएंगे तुम्हारे, नॉन यूनिफॉर्म के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म के केस हो जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म के केसेस कैसे बनेंगे, इसी का सब केस है, ठीक है, तीसरे का ही सब केस है। तो हम ऐसे डाल सकते हो, तो अगर मन करे तो 3A उसको डाल देना और इसको डाल दो 3B थर्ड केस का बी पार्ट क्या कहता है। अब अपन यूनिफॉर्म में डिक्रीज के लिए देखेंगे। डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनता है, देखो डिक्रीजिंग के ग्राफ जो है ना आपके दो टाइप से बन सकते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग के आपके दो टाइप से ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग के दो टाइप से ग्राफ बन सकते हैं। पहला ग्राफ आपका ये बन सकता है, दूसरा ग्राफ आपका ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अब ये इसी में दो पार्ट है, तो इसमें तुम डाल दो पार्ट नंबर 1, इसमें तुम डाल दो पार्ट नंबर 2। इस पे तुम देखोगे ग्राफ इसमें भी डिक्रीज हो रहा है ना, देख तेरी लाइन ऐसे आई थी, ऐसे जा रही है सीधा सीधा y इक्वल टू 0 की तरफ, यानी इस पे डिस्टेंस तेरा क्या डिक्रीज हो रहा है। टाइम तो चलते ही रहेगा, है ना, टाइम तेरा माइनस में हो ही सकता है, टाइम रुक ही नहीं सकता, टाइम तो चलते रहेगा, मान ले x चलता रहेगा तेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y पे डिस्टेंस था, यहाँ भी y पे डिस्टेंस था, x पे टाइम था, यहाँ भी x पे टाइम था। टाइम तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन डिस्टेंस है, डिस्टेंस चल डिस्टेंस भी रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कम हो गया है ना। मान ले यहाँ पे डिस्टेंस था सपोज 6 मीटर और यहाँ पे तेरा 1 ही मीटर बचा, तो डिस्टेंस क्या है, कम हो गया है, लेकिन हाँ टाइम तब से चल ही रहा है। यहाँ पे टाइम था, मान ले यहाँ पे टाइम था 0.02 सेकेंड, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये एक्चुअल में पता है कौन सा ग्राफ है, ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है, सॉरी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का ग्राफ है, या फिर मैं कह सकता हूँ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का ग्राफ है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ग्राफ है। हालांकि ये ग्राफ ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, एक्चुअली टाइम जो है स्पीड पे डिपेंड करता है। फिलहाल अगर हम कांस्टेंट स्पीड की बात करें तो देखो टाइम, देखो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना टाइम जो है तुम्हें कम लगना चाहिए टेक्निकली, इसलिए ये ग्राफ को मैं एक्जैक्टली पॉसिबल नहीं मान सकता, लेकिन हाँ फॉर ए कंसेप्ट क्लियरेंस में ये ग्राफ आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यानी इस पर अपन ज्यादा बात नहीं करें क्योंकि ये ग्राफ एक्चुअली ट्रू नहीं है। तो एक डिक्रीजिंग का केस ये बन सकता है, तो इस केस को तुम लिखते ही काट देना, ठीक है, इसको तुम लिखते ही काट देना। अपन सिर्फ एक ही पार्ट पे बात करेंगे, चलो इस पार्ट को थोड़ा बड़े पे बना देते हैं ना, जब बात इसी पे करनी है। तो इस वाले को पहला वाला उसको लिखते ही काट देना, वो सिर्फ आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए, तो लिखना ही मत, मैं तो कहता हूँ अगर नहीं लिखते हो अभी तो, ठीक है। डिस्टेंस टाइप का ग्राफ है, कैसा, इस टाइप का। अब यहाँ पे तुम बोलोगे ये डिक्रीजिंग कैसे है, तो क्योंकि देखो अब चलो एक बार प्रॉपर्टी देख ले, फिर पूछता हूँ तुम्हारे वाला सवाल में, उसको भी कवर कर लूंगा। देखना पहली बात, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है यानी c जो है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है, यहाँ पे तू टेंजेंट में कहाँ बनाएगा, टेंजेंट कभी भी, ये तो सर्कुलर ग्राफ का अंदर वाला, देखो इधर पे क्यों बनाया था टेंजेंट यहाँ, क्योंकि सर्कुलर ग्राफ का जो है बाहर वाला पार्ट था, लेकिन यहाँ पे टेंजेंट कहाँ बनेगा, यहाँ भी बाहर बनेगा, क्योंकि बाहर वाले पार्ट में बनता है। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ टेंजेंट बना दे, काट देगा, भाई पागल है क्या,
टेंजेंट सर्कल के अंदर बनता है कि बाहर बनता है, तो सर्कुलर पार्ट के भी बाहर ही बनेगा ना। तो ऐसे आप एक टेंजेंट बना दो, ये टेंजेंट में ये बन गया θ1, ठीक है, यहाँ एक टेंजेंट खींच दे, ये बन गया तेरा θ2। बस हो गया, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने ऐसे ही दे दिया। खैर अभी फिलहाल अपन यहाँ इसी पे फोकस करते हैं, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब तो तुम्हें मिल ही गया होगा। वो θ2 जो है θ1 के बराबर नहीं है, यानी वैल्यूज कौन सी हो रही हैं, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, बोलो बोलो। जब बराबर ना हो एंगल तो कौन सी वैल्यूज होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो यानी दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। दूसरी चीज θ2 जो है अब की बार लेस देन θ1 है, यानी ये जो एंगल है ये इससे कम है, तो यानी एंगल डिक्रीज हो रहा है, यानी ये लाइन क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी y जो है y क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस माइनस में जा रहा है ना, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। जब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो टाइम भी डिक्रीज, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी यार। स्पीड डिक्रीज मतलब ये ग्राफ को मिला के तुम्हारी स्पीड तो डिक्रीज नहीं होगी, मान लो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, लेकिन मैम ये मान लो कि ये वाली लाइन जो है तुम्हारी, ये वाली लाइन नीचे को जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, यानी डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। किसका, डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। यानी अब तुम जो है कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो उतने टाइम पे, ठीक है। अब तुम कम, जैसे पहले मान लो तुम 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे थे 2 सेकंड पे, अब तुम मान लो अब तुम सिर्फ 2 ही मीटर डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो 2 सेकंड में, तो अब तुम्हारा ग्राफ जो है नीचे को जा रहा है, यानी स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डिस्टेंस कम हो रहा है, टाइम तो चल रहा है उतना ही उसी स्पीड से, बट डिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये कम है। इसका मतलब क्या है कि m जो है तुम्हारा, अब देखो ये डिक्रीजिंग वैल्यू है, तो अब मैं स्लोप को क्या बोलूंगा, अब स्लोप पे कमेंट करना, ठीक है, स्लोप पे कमेंट करना। अब तुम्हारे पास ये थोड़ा सा एक इस चीज से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन तुम करोगे मेरी बात पे, कि जब तेरा ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग वैल्यू का बन रहा है, तो m तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, अरे तुम यही ना बोलोगे कि भाई देख θ2 भले ही θ1 के बराबर नहीं है, लेकिन θ2 और θ1 दोनों अभी क्या हैं, ये 0 डिग्री से बड़े हैं और अभी भी ये 90 डिग्री से छोटे हैं, इनकी औकात अभी भी उतनी ही है, यानी ये दोनों क्या है, अभी भी एक्यूट एंगल हैं, यानी इनका स्लोप यानी tan थीटा अभी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भाई मैं मानता हूँ तेरी बात, tan थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, मैं मान गया tan थीटा पॉजिटिव है, लेकिन तुम इस ग्राफ का क्या हशर होगा बाद में वो सोचो, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा कि कभी जब इतना जाना शुरू कर दिया है, देखो जब तुम एक बॉल को फेंक रहे हो, मान लो रास्ते पे एक बॉल ऐसे तुम फेंक दिए, अब बॉल ऐसे जा रही है, तो तुमको अल्टीमेटली पता है, तुम उसके बाद बॉल को नहीं भी देखोगे तो भी तुम बता दोगे कि नीचे ही आने वाली है ना। तो उसी प्रकार से ग्राफ नीचे जाएगा कभी ना कभी। हाँ, जब अब ये नीचे जाएगा, अब देख अब तो नीचे चला गया ना, अब ले नाप ले, अब यहाँ पे सर्कल के बाहर बना दे, टेंजेंट बाहर बना के ऐसे नाप दे, ये क्या है, ये थीटा, अब देख ले θ3 क्या हो गया, θ3 क्या हो गया, θ3 90 से बड़ा हो गया, और क्या हो गया, 180 से छोटा हो गया, समझा कि नहीं। अब ये थीटा, अब बता दे क्या अब ये ग्राफ ऐसा नहीं है वैसा पहले था, अरे है यार, तो बस सेम चीज है, इसीलिए इसका स्लोप एक्चुअल में नेगेटिव ही है। दिस इज योर सूडो स्लोप मतलब फॉल्स स्लोप है, मतलब बोलते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ पे स्लोप दिख रहा है पॉजिटिव जैसा, लेकिन पॉजिटिव है नहीं। हाँ, तुम इसमें एक चीज जरूर मैं बोल सकता हूँ, मैं उसमें तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा कि स्लोप वाज इंक्रीजिंग फर्स्टली बट देन इट डिक्रीज्ड, स्लोप वाज इंक्रीजिंग फर्स्टली देन इट डिक्रीज्ड, या फिर स्पीड पहले इंक्रीज कर रही थी, फिर एट सम पॉइंट बोले तो एट दिस वेरी पॉइंट स्पीड तेरी कांस्टेंट हो गई और यहाँ पे जाकर डिक्रीज करने लगी। ये तुम बोलो, इसमें मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये मैं नहीं सह पाऊंगा कि तुम स्लोप को पॉजिटिव साबित कर दो। नहीं है भाई, यहाँ पे तुमको बस प्रिटेंड हो रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन अगर तुम थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग लगाओ तो ये ग्राफ जब नीचे जाएगा तब जो ये वाला तेरा एंगल आ जाएगा, ये 180 से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा बोले तो ऑब्ट्यूस आ जाएगा, यानी अब इसका tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ अभी भी नेगेटिव को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम में मैं जितना तुम्हें समझा सकता था मैंने समझाया। अब अपन जल्दी अब अपन आगे भागेंगे, ठीक है, ग्राफ्स में, क्योंकि एक ग्राफ से तुम समझ गए, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम उसी प्रकार से बनेगा। हाँ, थोड़े से वेरिएशन है, बस आप उसी को समझाएंगे। अब हेडिंग डाल दीजिए, अब आप चेंज कर दीजिए, अब आप हेडिंग डाल दीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या डाल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में केस क्या बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पहला केस डाल दो,
पहला केस डाल दो, ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट, ये वाला है तेरा टाइम, ठीक है, y पे डिस्प्लेसमेंट x पे टाइम। देखो पहला केस तो सेम रहेगा सब में, क्या क्या, अरे भाई देखो θ2 θ1, θ2 क्या है, θ1 के बराबर है बोले तो यूनिफॉर्म का केस है, θ2 इक्वल θ1 क्या है भैया, 0 डिग्री से बड़े हैं 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी tan θ1 tan θ2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी जो है m भी पॉजिटिव हो जाएगा, m पॉजिटिव है यानी यूनिफॉर्म इंक्रीज इन क्या, अब देखो यूनिफॉर्म इंक्रीज इन व्हाट, अब वो व्हाट निकालने के लिए क्या करोगे तुम, व्हाट, यूनिफॉर्म इंक्रीज इन व्हाट। अब ये है तुम्हारा सवाल, किसमें यूनिफॉर्म इंक्रीज, किसमें भैया, इसके स्लोप में, स्लोप यानी m क्या होता है, डेल y बाई डेल एक्स, डेल y y पे क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल एक्स, एक्स पे क्या है, चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो यानी यूनिफॉर्म इंक्रीज इन व्हाट की जगह लिख देना वेलोसिटी, वेलोसिटी में यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बात आपके छोटे से दिमाग में भेजे में घुस गई, बिल्कुल। इसका स्लोप दे दिया वेलोसिटी, इसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, कुछ नहीं, तो इस पर मतलब नहीं रखेंगे। दूसरा केस डाल दीजिए, या फिर इसी का सब केस डाल सकते हैं आप, 1 का सब केस डाल दीजिए। कुछ ऐसा ग्राफ है, इस ग्राफ में देखो θ2 θ1, θ2 θ1 दोनों बराबर हैं, यानी यूनिफॉर्म तो है, यूनिफॉर्म चेंज, अब इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो देखो θ2 इक्वल θ1 है, ये दोनों ही जो है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है, बोले तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, ऑब्टूस हैं, ऑब्टूस हैं, यानी इसका tan θ1 और tan θ2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, यानी स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वैल्यू यूनिफॉर्म डिक्रीज इन व्हाट, वेलोसिटी, वेलोसिटी। इसका भी एरिया तुम्हें कुछ नहीं देगा है ना, स्लो, इसका एरिया क्या देगा, तो देख ये क्या जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जा रहा है माइनस की तरफ, तो माइनस एस अपॉन टी क्या देगा, माइनस वेलोसिटी, यानी अब देखो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये माइनस हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी नेगेटिव में जा सकता है, यानी माइनस वाई यहाँ पे पॉसिबल है, माइनस वाई इज पॉसिबल, माइनस वाई इज पॉसिबल। अब देख velocity is also negative, यानी this is decreasing velocity का ग्राफ, this is what decreasing velocity ग्राफ, decreasing velocity का एक ग्राफ और बन सकता है जो कि पॉसिबल भी है, अब का यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट किया था, यानी यहाँ पे उस केस में क्या था, इंटरसेप्ट 0 था, यहाँ पे इंटरसेप्ट को 0 से नहीं, इंटरसेप्ट को नेगेटिव में कुछ रखना है, तो नेगेटिव में रख दे, ये 0 है तेरा, ये -c है, तो -c पे यहाँ से ग्राफ चढ़ा दो, तो क्या है -c, स्लोप क्या है, नेगेटिव हो गया, इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव हो गया। अब देख ले यहाँ पे जो तेरा θ1 है, ये θ2 है, मान ले θ3 है, यहाँ पे सब दिख रहा है, θ3 इक्वल θ2 इक्वल θ1, यानी ये क्या है, यूनिफॉर्म चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज क्या है, यूनिफॉर्म इंक्रीज है, तो ये तेरा दूसरा केस, मान लिया पहले केस में बी डाल देना, ठीक है, पहला नहीं, रुको 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 रुको, ये दूसरा केस है, ठीक है, डिक्रीज वाला मैंने दूसरा केस बताया और वो इंक्रीज वाला था पहला केस, तो इंक्रीज वाले में बी पार्ट डाल के ये कर देना, इंक्रीज वाले में व्हेन इंटरसेप्ट इज 0, तो ये वो केस होगा, व्हेन इंटरसेप्ट इज नॉट 0, व्हेन इंटरसेप्ट इज नॉट 0, तो ये केस होगा। हाँ, इंटरसेप्ट इज नॉट 0 में एक इंक्रीज का केस और बन सकता है, यहाँ से चढ़ा दिया अगर मैंने, तो ये क्या है, ये जो c है ये प्लस का c हो जाएगा मेरा, ये मेरा ओरिजिन है, इंटरसेप्ट इज नॉट 0 बट स्टिल यहाँ पे देख ले θ1 θ2 θ3 θ4 सारे इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब यूनिफॉर्म है, सब 90 से कम है, यानी क्या है तुम्हारा इंक्रीजिंग वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम डाल दो तीसरा केस, मैंने बोला अब मैं उड़ाऊंगा भैया, मैं नहीं कर रहा धीरे धीरे, क्या है अब तीसरा केस, तीसरा केस की हेडिंग डाल दी, तीसरे केस का ग्राफ चढ़ा दो, ऐसे बना दो, ऐसे उठा दो, θ1 θ2 कैसा टेंजेंट वाला एंगल है, ठीक है, टेंजेंट एंगल देख ले, θ2 जो है साफ साफ दिख रहा है θ1 से बड़ा है, बड़े से अभी मतलब नहीं, अभी इक्वल तो नहीं है, बड़ा है मतलब इक्वल नहीं है,
इक्वल नहीं है, यानी ये नॉन यूनिफॉर्म चेंज की बात कर रहा है। किसकी? नॉन यूनिफॉर्म चेंज की बात कर रहा है। तुम बोलोगे यार ये तो हमें देख के ऐसे कर पता लग जाता है, तो इतनी प्रॉपर्टीज क्यों बताते हो? क्योंकि भाई अभी तो देख के बता पा रहा है ना, काफी सारे कर, अभी तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखे कहाँ है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारी और हमारी बुद्धि से बहुत ही ऊपर के लोग बैठ के पेपर बना रहे हैं, तो वो ऐसे बेसिक बेसिक चीजें नहीं सोचते हैं बैठ के। IIT JEE नीट वाले जो है ना, वो ऐसे बेसिक बेसिक चीजें नहीं बोलते। हाँ CBSE वाले सोच सकते हैं, वो ऐसे ही बनाते हैं पेपर, के बच्चे पास हो गए। लेकिन तुम्हारे IIT JEE नीट वाले ऐसे बेसिक नहीं बोलेंगे, इसलिए तुमको प्रॉपर्टी से ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ना कि सिर्फ लुक्स से। बोलते हैं ना डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो डोंट जज ए ग्राफ बाय इट्स लाइन ऑफ इक्वेशन। नहीं तो ऐसे तो वो डिक्रीज वाले ग्राफ को भी स्लोप पॉजिटिव साबित करने में लगा हुआ था, है ना। तो इसलिए बोलते हैं अगर प्रॉपर्टी ना पता हो तो तुम्हारे ग्राफ निपट जाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टी से पढ़ना सीखो। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं बनती तो ठीक है ना, मैंने इसलिए तो बोला था पिछले वाला वीडियो देख लिया। अभी तो ऑलरेडी आधा घंटा 40 मिनट यहाँ पे बैठ चुका है, अभी भी समझ जा पिछला वाला देख के। थीटा ये बड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल ये आ गया। अब देखो, देखना शांति से सुनना इसको, बड़ा छोटा सब समझ में आ गया। अब देखो θ2 क्या है? θ1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज दिख रही होगी कि θ2 और θ1 दोनों ही क्या है? 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे, यानी दोनों ही क्या है? एक्यूट हैं। एक्यूट है यानी tan थीटा क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा यानी स्लोप भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीज कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा वाला? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, ठीक है। इसका स्लोप कैसे निकलेगा? इसका स्लोप निकलेगा डेल वाई बाई डेल एक्स से नॉर्मल का निकलता है। इसका कैसे निकलेगा? डी वाई बाई डी एक्स से। नॉर्मल वाले का एरिया कैसे निकलता है? वाई इंटू एक्स से या फिर वाई इंटू डेल एक्स से। इसका कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा वाई डी एक्स से। जबकि अपने को इसके एरिया से कुछ मतलब है नहीं, कुछ देगा नहीं इसका एरिया अपने को। तो इसका स्लोप बोले तो इसकी वेलोसिटी, इससे भी वेलोसिटी ही आएगी तेरे पास, ठीक है, छोटी सी वेलोसिटी आएगी। और इसके एरिया से क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज का देख ले जल्दी से, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज का देख ले, ऐसा ऐसा। हाँ उस पे भी, इस पे उस वाले केस पे क्या है? इंटरसेप्ट 0 था, इस वाले केस पे इंटरसेप्ट 0 से बड़ा कर दे, या फिर और कुछ तरह माना कुछ तूफानी करना है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव भी कर सकता है, 0 से छोटा भी कर सकता है। तो यहाँ पे वही सब सेम चीजें हो जाएंगी, बस यूनिफॉर्म की जगह साथ नॉन यूनिफॉर्म पटक देना उठा के, ठीक है। ये भी तेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये भी तेरा क्या है? टाइम है। इस बार पे ये क्या है? ऐसा बन रहा है, देख ले, θ1 ऐसा है, θ2 ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है? θ2 जो है θ1 से छोटा हो गया है, यानी लाइन नीचे की तरफ जा रही है, लाइन नीचे की तरफ जा रही है, यानी ये क्या है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है कैसे? क्योंकि θ2 देख जब यहाँ पे अप्रोच करेगा ना फाइनली ऐसे, तो θ2 क्या हो जाएगा? θ3 क्या हो जाएगा? ये फाइनली 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा यानी, और ये 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज यानी 90 से 180 के बीच में जाएगा, 90 से 180 डिग्री के बीच में जाएगा, यानी इसका जो tan थीटा क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, यानी तेरा स्लोप भी नेगेटिव आ जाएगा। क्या? स्लोप भी तेरा नेगेटिव आ जाएगा। स्लोप यदि तेरा नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब है कि ग्राफ जो है डिक्रीज हो रहा है। और तुमने देखा θ2 जो है, θ2 जो है θ1 के बराबर नहीं है, और ये भी, ये दोनों θ3 के बराबर भी नहीं है, तो यानी ये डिक्रीज भी कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज है। नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज, इसमें भी केसेस बना सकते हो, बनाना हो तो इसके सब केसेस, ये सब तुम खुद से फिल कर देना, ठीक है। सब केसेस कैसे? एक ऐसे बना दे, मैं आज मार्कर से इतनी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ कि बार बार इसकी इंक फैल जा रही है, मतलब अंदर अंदर पॉइंट में इंक फैल जाती है। इसमें तुम सब केसेस अपने से बना सकते हो। क्या बना सकते हो भैया? देखो पहला केस बना देना कि ले भाई मैंने जो इंटरसेप्ट है ऐसे स्टार्ट कर दिया, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया? प्लस सी हो गया। यहाँ पे क्या था? c इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस सी का ग्राफ ऐसे चढ़ा देना, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने एक ही में बना दिया, तुम दो ग्राफ बनाना, ठीक है, एक ही में मत बना देना। डिस्प्लेसमेंट टाइम खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूरा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, अब देखना स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम का ग्राफ देखना। स्पीड टाइम के ग्राफ में यहाँ हो जाएगी स्पीड, यहाँ हो जाएगा टाइम। इसमें पहला केस क्या बनेगा? ये वाला। स्पीड टाइम के ग्राफ में क्या हो जाएगा? इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप हमें कुछ नहीं देगा, इसका एरिया हमें देगा डिस्टेंस, ठीक है। इसमें अब हमको एरिया से मतलब है। लेकिन यहाँ पे भी देख लो θ2 जो है θ1 के बराबर है, यानी ये क्या है? ये यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड है किसके? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस पर मैंने थोड़ा लिख दिया क्योंकि नया ग्राफ है। अभी तक तुम जो है बेस क्वांटिटीज के पढ़ रहे थे, अब तुम थोड़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज के ग्राफ पढ़ रहे हो, इसलिए θ2 θ1 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे तुम देखना कि θ2 और θ1 दोनों का केस का है अंडा से बड़ा और 90 से छोटा, यानी अंडा डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, यानी क्या है? एक्यूट है। यानी इनका जो tan थीटा है, tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इनका स्लोप भी क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव हो जाएगा, और स्लोप पॉजिटिव होने का अर्थ है कि इंक्रीजिंग वैल्यू है, और क्योंकि थीटा 2 थीटा 1 के बराबर है तो कौन सी वाली इंक्रीजिंग वैल्यू है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वैल्यू है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वैल्यू है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वैल्यू है। ठीक है, इसमें देख लो स्लोप और एरिया की चीजें, स्लोप और एरिया की बातें देख लो। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। डेल वाई क्या है, चेंज इन स्पीड अपॉन डेल एक्स क्या, चेंज इन टाइम, जो कि तुमको कुछ नहीं देता। तुम बोलोगे एक्सेलरेशन, भाई वो वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, तो धोखा खाते हैं बच्चे। इसलिए किसी भी चीज को उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पढ़ा करो, लुक्स के बेसिस पे नहीं। तो स्लोप कुछ नहीं देगा, लेकिन हाँ इसका एरिया तुम्हें क्या दे देगा, एरिया क्या देगा, स्पीड इनटू टाइम बोल तो तुमको डिस्टेंस दे देगा। तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस। एरिया कौन सा, ये वाला, यानी तुम्हारा हाफ इनटू चेंज इन टाइम इनटू चेंज इन स्पीड, यानी हाफ इनटू चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा तेरा, हाइट हो जाएगा। तो ये तुझे क्या दे देगा, ये तुझे क्या दे देगा, ये तो दे देगा डिस्टेंस। अरे बाप रे, भयंकर कर दिए भैया, तो थक गया मैं भी। खैर देखते चलिए, वो होता है, वो क्या हो गया था, वो फर्स्ट केस हो गया था। अब क्या, कौन सा केस है, सेकंड केस। वो मैंने थर्ड जो डाला था वो थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ है, और उस थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ का पहला केस, पहला केस। ठीक है, इसी में दूसरा केस, या पहले का ही सब केस बोल सकते हो। चलो मैं पहले का भी डाल देता हूँ उसको, पहले का सब केस। पहले का सब केस क्या, तुम बोलोगे उसमें ऐसा वाला डिक्रीज क्यों नहीं हो सकता, अबे, या फिर तुम बोलोगे उसमें ऐसा वाला इंक्रीज क्यों, अबे स्पीड नेगेटिव कैसे होगी, यहाँ पे स्पीड है ना, तो ये क्या माइनस एस कैसे पॉसिबल है भाई, नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे थीटा 2 थीटा 1 क्या है, थीटा 2 थीटा 1 बराबर है, तो यानी क्या है, ये यूनिफॉर्म की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म इंक्रीज है कि डिक्रीज, देख थीटा जो थीटा 1 है थीटा 2 है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों 90 से क्या है, ये दोनों 90 से बड़े और इन 180 से छोटे हैं, यानी ये दोनों क्या है, ये एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है बोले तो इनका जो tan थीटा हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी यहाँ से क्या पता स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी। डिक्रीज कैसी वाली करेगी, कैसी वाली डिक्रीज करेगी, यूनिफॉर्म डिक्रीज करेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म डिक्रीज करेगी, परफेक्ट बन जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आ जाइए नेक्स्ट ग्राफ पे। चलिए आ जाते हैं अपन नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट वाला केस अपना क्या कहता है, थर्ड ही होगा ना, नहीं सेकंड हो जाएगा अब नॉन यूनिफॉर्म का। देखो नेक्स्ट केस अपना क्या कहता है, नेक्स्ट केस तुम्हें ये कहेगा स्पीड और टाइम का केस है। ठीक है, नेक्स्ट केस कैसे बनता है, स्पीड और टाइम का केस बनता है। स्पीड और टाइम के केस में यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज है। चलो मैंने बता दिया, खैर देखते चलो प्रॉपर्टी। थीटा 1 ये क्या है, थीटा 2, थीटा 2 दिख रहा है थीटा 1 के बराबर नहीं है, तो चेंज कौन सा हो जाएगा तेरा, नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, दिख रहा है ओके। अब लेकिन फिर भी थीटा 2 भले ही थीटा 1 के बराबर नहीं है, लेकिन थीटा 2 और थीटा 1 दोनों क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ जाएंगे। यानी तेरा जो tan थीटा है, tan थीटा कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी तेरा जो स्लोप है वो भी जो है पॉजिटिव आ जाएगा। स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट क्योंकि बराबर नहीं है तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगी। इसका तेरा स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप, इसमें एरिया से काम है तो इसमें इंटीग्रेशन भी देखेंगे, मजा आएगी। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, हाँ ये थीटा ऑफ कोर्स टेंजेंट पे बनेंगे, देखना देखना इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकलेगा dy बाई डी एक्स, है ना, चेंज इन स्पीड छोटा चेंज अपॉन चेंज इन टाइम छोटा चेंज। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx से, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ y dx तुझे क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम का इंटीग्रेशन तुझे क्या देगा, स्पीड इनटू टाइम का तुझे जो इंटीग्रेशन है वो तुझे क्या दे देगा, तुझे क्या दे देगा भैया, डिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा, डिस्टेंस, क्योंकि एरिया हर जगह डिस्टेंस ही दे रहा है ना, तो ये तो एरिया का फंक्शन निकालने की तरकीब है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। स्पीड टाइम खत्म कर लेंगे और वेलोसिटी टाइम खत्म कर लेंगे, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक से पहले मैं जल्दी से एक्सेलरेशन टाइम करा के फिर अपन अगले टॉपिक में आएंगे, क्योंकि आज मैं भी एग्जॉस्ट हो गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गया है ग्राफ आज अपना। चलिए स्पीड टाइम का लास्ट केस देख लीजिए।
स्पीड टाइम का लास्ट केस क्या कहता है आपको, ये स्पीड है, ये टाइम है, ये ऐसे जा रही है, अगर ऐसे जा रही है इसका मतलब कि कभी ना कभी ग्राफ नीचे जाएगा, यानी ये है θ1, ये है θ2। θ2 ऑफ कोर्स दिख रहा है, θ2 दिख तो रहा है कि θ1 के बराबर नहीं है, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म चेंज होने के बाद क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म चेंज होने के बाद क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म चेंज होने के बाद ये होगा कि भैया θ1 जो है वो तो मान लो ठीक है, वो कौन सा एंगल रहेगा आपका, एक्यूट है, लेकिन θ2 जो है, θ2 जो है तेरा वो 180 से तो छोटा है परंतु 90 डिग्री से बड़ा है, यानी वो जो है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और यहाँ पे tan थीटा तेरा क्या है, नेगेटिव है, यानी यहाँ से क्या है, स्लोप भी नेगेटिव आ जाएगा। स्लोप नेगेटिव है मैं मान गया, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि वैल्यू कौन सी वाली डिक्रीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन कौन सी डिक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है भैया, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वैल्यू बन गई है आपकी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है भैया, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखना इस भी ग्राफ का जो तुम्हें, इस ग्राफ का स्लोप एट θ1 पे कोई कोऑर्डिनेट होंगे, मैंने मान लिया एट t यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे t की वैल्यू है 6, तो एट t इक्वल टू 6 एंड एट θ इक्वल टू θ2 तेरा स्लोप क्या है, नेगेटिव है। एरिया तुम्हारा इसके अंडर, इस कर्व के अंडर जितना एरिया है वो तुम्हारा इंटीग्रेशन y/dx से आ जाएगा, और वो तुम्हें अल्टीमेटली कहाँ दे देगा भैया, डिस्टेंस दे देगा। हाँ, इन ग्राफ में आई होप आप सब केसेस अपने से खुद बनाते जा रहे होंगे, जो मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ें आपको फिल करनी है, ये मैं नहीं करूँगा, तो स्पून फीडिंग है, और मैं सब बार मैं बताऊँगा तो तुम क्या करोगे, हाँ ये चीज़ें आपको खुद से करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था इस ग्राफ में ऐसे कर लीजिएगा, इस ग्राफ में आप स्पीड टाइम में तो ऐसे कर नहीं सकते खैर, लेकिन जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा ना तो उसमें ऐसे कर लेना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी रख सकते हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव भी कर लेना। जैसे इंटरसेप्ट 0 तो मैं ही बता देता हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव तुम खुद से बना लेना, ठीक है। और उसमें भी ये सब चीज़ें लिख देना, बस उसमें प्लस सी माइनस सी ऐड कर देना। तुम बोलोगे कितना हेक्टिक काम दे रहा है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना ग्राफ की उतना ग्राफ कंठस्थ हो जाएगा, तुमको फिर बाद में ग्राफ को बनाने रिकॉल करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही दिमाग में आ जाता है। मेरे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो ग्राफ बन जाता है, क्योंकि उस चीज़ की प्रैक्टिस करी थी, वैसे आप भी करिए, बनेगा। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट ग्राफ, पूरे सीरीज का नहीं, आज की वीडियो का लास्ट ग्राफ, पूरे सीरीज का लास्ट ग्राफ होगा अगले वीडियो में, ठीक है। यार मैं भी बहुत थक चुका हूँ ग्राफ पढ़ाते पढ़ाते, और आप भी थक गए होंगे, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज लास्ट ग्राफ देख लेंगे जल्दी से। पहला केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, पहले चीज़ें याद रख के चलना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, मैं इस पर इतना क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्लोप क्या देता है, एरिया देता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें कुछ ना कुछ दे रही हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और एरिया क्या देता है, और इसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला केस क्या बनता है कि भैया ऐसे जा रही वेलोसिटी, देख लो यहाँ पे वही वाली पुरानी पंचायत है भैया, वही राम कथा है, पूरी वापस सुनाता है, बार बार सुना रहा हूँ मैं। देख लो θ1 क्या है, θ2 के बराबर है, यानी चेंज कौन सा, यूनिफॉर्म है। θ1 और θ2 दोनों ही क्या है, 90 से छोटे और 0 से बड़े, बोले तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, यानी ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, tan थीटा क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप भी यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप भी यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये कौन सी वैल्यू है भैया, इंक्रीजिंग वैल्यू है, इंक्रीजिंग वैल्यू है, और ये बराबर है, तो यानी कौन सी है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वैल्यू है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम से, और इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा हाफ इंटू चेंज इन टाइम इंटू चेंज इन वेलोसिटी, बोले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे समझे, बिल्कुल समझे। और वो स्लोप एरिया वाला सब ग्राफ के लिए सेम रहेगा, मैंने अभी अगले ग्राफ में से मिटा दिया क्योंकि आई नीडेड मोर स्पेस, मेरे को थोड़े स्थान की आवश्यकता थी, मेरे पास बोर्ड छोटा है, आपके पास कॉपी है, आप लिखे रहने देना, ठीक है। मुझे बोर्ड में अपना लिमिटेड स्पेस मिला हुआ है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बहुत जगह है, मेरी ज़िंदगी में नहीं है, इसीलिए मेरे को मिटाना पड़ता है।
सेकंड चीज़ अब देख ली उसी में, या तो सब केस बना के लिख लेना। चलो उसके सारे सब केसेस देखें, इसमें प्लस सी माइनस सी सब बताऊंगा आपको। यहाँ पे वेलोसिटी देख लेना, यहाँ पे वेलोसिटी देख लेना कैसी होगी। यहाँ पे वेलोसिटी ओरिजिन से स्टार्ट भी नहीं करेगी और फिर भी इंक्रीजिंग होगी। कैसे? ऐसे। ये क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करी, माइनस सी से स्टार्ट करी। यहाँ पे भी तुम देख लो θ1 θ2 दोनों ही कहाँ हैं, दोनों ही 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रहे हैं। tan थीटा पॉजिटिव है भैया, स्लोप भी पॉजिटिव है भैया, तो यहाँ से क्या है, इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट यानी तेरा c जो कि क्या है एक्चुअल में वेलोसिटी की वैल्यू है, तो यानी वेलोसिटी जो है ये 0 नहीं है, ये नेगेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा था। अब नेगेटिव वेलोसिटी क्या बताती है, नेगेटिव वेलोसिटी क्या बताती है, याद करो जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ करता था एक जमाने में, तभी तुम्हारी वेलोसिटी नेगेटिव आई थी। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे तेरा जो है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो तेरा फाइनल पॉइंट था जहाँ से तूने रीडिंग स्टार्ट करी वो तेरा ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट से पीछे था, और जहाँ पे तूने रीडिंग बंद करी तो तू अपना इनिशियल पॉइंट से पीछे से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट पे आया और फाइनल पॉइंट में इनिशियल के आगे तक पॉजिटिव तक चला गया। चलिए नेक्स्ट ग्राफ देख लीजिए फटाक से। अब अपन इसमें भी एक केस और बना सकते हैं, ऐसे वाला बना देना, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी मैंने वेलोसिटी जो है 0 से ज़्यादा थी और इसकी रीडिंग जो है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी वेयर वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम एट सम पॉइंट अबव 0, यानी 0 से ज़्यादा थी और ज़्यादा हो गई। और पहले इसके पहले वाले केस में क्या था, 0 से कम थी बढ़ गई। उसके पहले वाले केस में क्या था, 0 थी 0 से बढ़ गई। सेकंड केस देख लीजिए। सेकंड केस कुछ इस प्रकार है, ये बड़ा ही पॉपुलर केस है फिजिक्स के अंदर। इसमें क्या है भैया, यहाँ पे टेंजेंट खींच दे θ1, यहाँ पे टेंजेंट खींच दे θ2। ये 90 नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये ऐसा झुका हुआ एंगल है, तो ये 90 नहीं, मान लो 89.9999 भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं 90 नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि मैंने 90 सोच के बनाया ही नहीं है। तो तुम भी 90 मत बोलना, मैं हर्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये 85 डिग्री कुछ होगा जैसे 85, 86, 87, 88 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है θ2 क्या है, θ1 से बड़ा है या फिर θ1 के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या स्लोप बोले तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले तो कि वेलोसिटी एक फिक्स रेट से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही है। वेरी गुड, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए मेरी बातों को, वेरी गुड। हाँ, उस वाले केस में जब c नेगेटिव था, c नेगेटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन भी पहले नेगेटिव थी, पहले स्लोप भी उसका नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि माइनस वी अपॉन टी क्या देता है, माइनस है तुमको देता है ना, माइनस अपॉन प्लस क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। छठवीं क्लास का सवाल, अब मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका θ1 θ2, ये बराबर नहीं है वाला अपन देख चुके, लेकिन दोनों ही क्या हैं, θ2 और θ1 दोनों ही क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे, 0 डिग्री से बड़े, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी इनका tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। अब मैं आगे बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, tan थीटा पॉजिटिव यानी स्लोप भी पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप पॉजिटिव होने के पश्चात अब हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग वैल्यू है। कौन सी वाली, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वैल्यू है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वैल्यू है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वैल्यू है। अब इसी में आप सब केसेस बना लेना भैया, 3a 3b 3c। 3a में क्या हो जाएगा, ये वाला, 3b में क्या बना लेना, 3b में बना लेना भैया ये वाला, 3c में तुम बना लेना ये वाला, है ना, और जीवन में आगे बढ़ जाना। चलिए अब आते हैं अपनी ज़िंदगी के तीसरे केस में, और जो कि इस वीडियो का आखिरी केस भी है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, कहाँ है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी ये जो एंगल है θ2, ये अब की क्या होगा, 90 से बड़ा हो गया, बहुत बढ़िया। और ये जो एंगल है तेरा θ1, ये क्या हो गया, ये अभी 90 से छोटा है, परंतु आगे जाके बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये आगे जाके कहाँ होने वाला है भैया, ऑब्ट्यूज बोले तो tan थीटा क्या होने वाला है, नेगेटिव, यानी स्लोप भी क्या होने वाला है, नेगेटिव, यानी वैल्यू कौन सी बनने वाली है, डिक्रीजिंग। और साफ साफ दिख रहा है कि जब θ2 θ1 बराबर नहीं है तो कौन सी वाली डिक्रीजिंग बनेगी, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग बनेगी, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग बनेगी।
का ये बात आपके भेजे में घुस गई, बोलिए हाँ। इसके सब केसेस देख सकते हैं अपन, इसके सब केसेस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके सब केस में पहला सब केस ऐसा बनेगा आपका ऐसा, दूसरा सब केस कैसा बनेगा ऐसा, सब में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और नॉन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है। यदि मैं इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में प्लॉट कर लूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट खूब डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्या समझे? अब वहाँ पे मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज में एक चीज़ नहीं बताई कि जब नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है यानी इसका जो स्लोप है जो कि मुझे एक्सेलरेशन देगा वो मेरा डेल वाई बाई डेल एक्स आएगा, परंतु ये नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज है, मुझे छोटी वैल्यू की ज़रूरत है, छोटे चेंज की आवश्यकता है, बोले तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स की आवश्यकता है। वाई पे क्या है भैया वेलोसिटी है, अपॉन डी टी, एक्स पे क्या है टी है, टाइम है, तो यानी मेरा एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा डी वी बाई डी टी, या फिर क्या आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी, या फिर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब अपन नेक्स्ट देख लेंगे कि इसका इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या आ जाएगा, या फिर इसका एरिया हमें क्या देगा, इसका एरिया हमें क्या देता है, इसका एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट का देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और इसका चलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया के टाइम पे उन चीज़ों को देखेंगे। इसका एरिया का देगा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देगा, का देगा डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया आपका कौन सा वाला एरिया था भाई, नॉन यूनिफॉर्म का, इसीलिए तुम नॉर्मल वाई डी एक्स से नहीं निकाल सकते या वाई इंटू एक्स से निकाल नहीं सकते या फिर वी इंटू टी से नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? इंटीग्रेशन का वाई डी एक्स वाई डी एम एन, इसका सहारा तुमको लेना ही पड़ेगा। कहा समझे? बिल्कुल समझ गए। तो इसी के साथ आज की वीडियो के ग्राफ समाप्त होते हैं। खुश मत हो जाना ज़्यादा, क्योंकि अगले वीडियो में अपन ये वाले ग्राफ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ से रिलेटेड, जिसके बाद ग्राफ आपका पूर्णतः स्वाहा हो जाएगा। और वो टॉपिक का नाम क्या है अगले वीडियो में हम, भैया मैं थक गया यार, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स को पढ़ेंगे। थोड़ा सा उनका जिस तभी ये दे रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, इसका तुझे स्लोप जो है हमें कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं होता, बट इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं कि इसका स्लोप तुम्हें जर्क देता है, d3s बाई डी टी क्यूब तुम्हें जर्क देता है एक्चुअल में, या फिर d2v बाई डी टी स्क्वायर तुम्हें क्या देता है, जर्क देता है, या फिर da बाई डी टी का देता है, जर्क देता है, जर्क। इसका एरिया तुझे क्या देगा, ए डी टी T1 T2 तुझे दे देगा वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में। अरे भैया क्या ये बातें आपके क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई हैं तो भैया क्या करना है, आपको कुछ काम आज मेरे लिए करने होंगे। आपको वीडियो जो है उसको लाइक ठोक देना, चैनल को क्या है भैया सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को क्या कर देना भैया, ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर की चिट्ठी में वीडियो का लिंक रख के उसको शेयर कर देना, और भाई बार बार देखना इसको, इससे तेरा रिवाइज भी हो जाए। तुमको रिवाइज करना है, तुमको पढ़ाई तो करना ही करना है, और तुमको नेवर लूज होप एनी ईयर, कभी भी होप लूज नहीं करनी है। इसी के साथ भैया हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।